आज की इस क्लास में हम लोगों का सैयद गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से चैप्टर नंबर 12 द थ्री कास्केट्स को डिस्कस करेंगे। द थ्री कास्केट्स विलियम शेक्सपियर के थ्रू लिखी गई है बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग इसका एक ब्रीफ समरी और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस को भी डील करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बड़े हर्ष की बात है मेरे लिए कि मैं आज शेक्सपियर को पढ़ाने वाली हूँ आपको। भाई, शेक्सपियर को पढ़ना ही एक अपने आप में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा सा मैं थ्री कास्केट्स के बारे में आपको बता दूं। शेक्सपियर के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लिया जाए बच्चों कि विलियम शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन द वर्ल्ड। प्ले राइट का मतलब यहाँ पे है कि जो लेखक हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर है। हिज प्ले आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट। इनकी जो प्लेस हैं वो लगभग स्टेज पे प्ले की गई हैं बाकी ऑथर्स के प्ले के अलावा। ठीक है, इनके जो प्ले जो है वो ज़्यादा परफॉर्म किए गए हैं स्टेज पे, ना कि बाकी के ऑथर्स। ठीक है, शेक्सपियर्स वर्क्स कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस फ्रॉम कॉमेडी टू ट्रेजेडी। इन्होंने कॉमेडी भी लिखा, ट्रेजेडी भी लिखा, प्रोज भी लिखा, पोएट्री भी लिखा। ठीक है, तो इनका जो वर्क है कहीं ना कहीं एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस को कवर करता है, वो चाहे कॉमेडी के फॉर्म में हो या ट्रेजेडी के फॉर्म में हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हमारे प्ले राइट के बारे में, मिस्टर शेक्सपियर के बारे में। थोड़ा सा हम लोग अपने थ्री कास्केट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि थ्री कास्केट एक ये क्या बोलते हैं कि दैट इज नॉट टाइटल। यहाँ पे एक ड्रामा है। ठीक है, उस ड्रामा से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, एक सीन लिया गया है, वो आप जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि पोर्शिया पोर्शिया इस ड्रामा की हीरोइन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम है इसका। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हम देखते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक छोटा सा सीन है। ठीक है, जस्ट एक मिनट में आपको दिखा दूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये सीन लिया गया, मैं बता रही थी। थोड़ी देर के लिए वीडियो मुझे पॉज करना पड़ा है बच्चों, मेरा एक छोटा बच्चा वो बीच बीच में परेशान करता रहता है मुझको, दैट इज वाई दिस थिंग्स इज हैपेंस समटाइम्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पोर्शिया ऑफ बेलमोंट इज एन एयरस। ठीक है, वो महारानी है, एयरस है बेलमोंट की, पोर्शिया नाम है। कह रहे हैं कि बिफोर हर फादर डाइड, उनके पापा के मरने से पहले ही प्रिपेयर्ड अ विल विद अ फ्यू कंडीशन फॉर पोर्शियास मैरिज। ठीक है, पापा मरने से पहले एक विल तैयार के कर गए कि वो जो विल था ना दैट इज रिलेटेड टू पोर्शियास मैरिज। अब पोर्शिया की मैरिज के बारे में विल क्या था, दैट दिस वाज टू मेक श्योर दैट ओनली अ मैन who loved Portia for who she was and not for her wealth would marry her। ठीक है, ये जो विल था वो ये श्योर करता था, वो इंश्योर करता था कि जो भी एक मैन होगा, तो पोर्शिया चाहे जैसी है, ही वुड लव विद पोर्शिया। ठीक है, उनकी मनी के लिए नहीं, उनके वेल्थ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पोर्शिया के लिए वो उनसे लव करेगा। दैट इज द कंडीशन वाज लाइक दैट। और आगे भी है कि अकॉर्डिंग टू द विल देयर वर थ्री कास्केट्स। ठीक है, इस विल के अकॉर्डिंग थ्री कास्केट्स हैं। जो कास्केट का आपको मतलब आपको पता ही होगा कि डब्बा जैसा होता है, बास्केट लाइक बास्केट। ठीक है, वन ऑफ गोल्ड, वन ऑफ सिल्वर एंड अदर ऑफ वन ऑफ लेड। एक शीशे का था, गोल्ड का था, और एक सिल्वर का था। ठीक है, विच हैड इंस्क्रिप्शन ऑन देम, इंक्रिप्शंस ऑन देम। उन सभी कास्केट्स पे कुछ ना कुछ प्रेस्क्राइब किया गया था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली वन ऑफ देम हैड अ पोर्ट्रेट ऑफ जस्ट वेट पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया हिडन इनसाइड। उन तीनों में से सिर्फ एक पोर्ट्रेट में एक कास्केट में पोर्शिया की फोटो थी अंदर। ठीक है, ओनली suitor who choose the casket with the Portia's portrait would be eligible to marry her। वो सूटर जो राइट कास्केट को चूज करेगा जिसमें कि पोर्शिया का फोटो है, वो एलिजिबल होगा पोर्शिया से शादी करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, इन एडिशन ऑल सूटर्स वर रिक्वायर्ड टू टेक अ ओथ। उसके बाद एक और एडिशन था उसमें, मतलब उसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई थी। क्या थी
कि ऑल सूटर्स विल रिक्वायर टू, उसके बाद उनको एक पाथ लेना होता था, एक ओथ लेना होता था, ठीक है, एक शपथ। कैसा शपथ की? इफ दे चूज द रॉन्ग कास्केट दे वुड नेवर मैरी। अगर वो रॉन्ग कास्केट को चूज करते हैं तो वो कभी पूरी लाइफ शादी नहीं कर सकते हैं भाई। देख कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन था भाई। तो दे वुड एंड दे वुड लीव बेलमोंट ऑनरेबली स्ट्रेट अवे। और उसी समय उसी क्षण उनको बेलमोंट को छोड़ना पड़ेगा सम्मान के साथ, ठीक है। द चैलेंज वॉज नॉट ओनली फॉर द टेस्ट ऑफ विजडम बट ऑल्सो द कैरेक्टर। तो ये सिर्फ विजडम का ही टेस्ट नहीं था बल्कि कैरेक्टर का भी टेस्ट था। इट इंश्योर्ड दैट द ओनली द बेस्ट मैन वुड मैरी पोर्शिया। कहीं ना कहीं उनके फादर ने एक बड़ा अजीब सा, एक कह सकते हैं कि आप बड़ा टफ कंपटीशन वाला एक वेल उन्होंने तैयार किया। तो वो जो दिस स्टोरी दिस सीन इज रिलेटेड टू दैट। द मर्चेंट ऑफ वेनिस तो बहुत लंबी कहानी है, मैं वो अभी आपको डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। मे भी आप क्लास ईयर्स में नाइन्थ में जाओ तो आप शायद पढ़ो। अब तो नाइन्थ में भी चेंज हो गया है, जूलियस सीजर को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है आईसीएसई बोर्ड में भी। तो बट कभी मौका मिले तो मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़िए, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, ठीक है। तो अभी यही यही सारी चीज़ें आपको अपने इस चैप्टर में पढ़नी है, इस प्ले में। थोड़ा सा मैं कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दूं। यहाँ पे देखिए प्रिंस ऑफ मोरक्को है, ये एक प्रिंस है जो कासूट को चूज करने के लिए आते हैं बट रॉन्ग को कासूट को चूज करते हैं। पोर्शिया आपको पता ही है एयरस है। नेरिसा उनकी मेड है, फ्रेंड भी है कहीं ना कहीं। प्रिंस ऑफ एरागोन, एरागोन भी जो है वो एक दूसरे प्रिंस है, वो भी आते हैं उस कास्केट को चूज करने, रॉन्ग कास्केट चूज करते हैं। फिर सर्वेंट्स हैं, बसेनियो है, बसेनियो ही जो है वही इस प्ले का हीरो है। राइट कास्केट चूज करता है, पोर्शिया से लव करता है और ग्रेसियानो बसेनो का फ्रेंड है, ठीक है। मैंने एक कंप्लीट वीडियो इस पे क्लास नाइन्थ के आईसीएससी बोर्ड में बच्चों मैंने दिया है, लाइन बाय लाइन फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो देख सकते हैं क्लास नाइन्थ के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक बार शो कर दूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेट अस कंपेयर हाउ ईच शूटर्स थिंक about the caskets, complete the grid below to observe each shooter's point of view. तो गोल्ड कास्केट प्रिंस ऑफ मोरक्को, ठीक है। अब प्रिंस ऑफ एरागन सिल्वर कास्केट, बसेनियो लेड कास्केट, ठीक है। तीनों कास्केट यहाँ पे दिया हुआ है। ये गोल्ड चूज करते हैं, ये सिल्वर चूज करते हैं और बसेनियो जो है वो लेड को चूज करते हैं। ये क्या सोचते हैं? गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ मेटल्स, मोस्ट वर्दी। सिल्वर जो चूज करता है वो ये प्रेजेंट करता है कि सिल्वर रिप्रेजेंट वेल्थ। और बसेनियो क्या सोचते हैं? क्योंकि वो लेड कास्केट को चूज करते हैं, द हम्बलेस्ट ऑफ द थ्री। उनको ये लगता है देयरफॉर द मोस्ट जेन्युइन, जेन्युइन ऐसा उनको लगता है कि उसकी फोटो है जो उसमें ही होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको हम्बलेस्ट लगता है, ठीक है। अब देखिए answer this question. Is the Prince of Morocco conscious of his skin and color, and a little apologetic about it? What words supports your answer? How does Portia respond to that feeling of her, of his? कह रहा है कि इस प्रिंस ऑफ मोरक्को कॉन्शियस ऑफ हिज स्किन एंड कलर, क्योंकि वो बहुत ही डार्क है, वो फॉरेन कंट्री से है प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो उसका कलर जो है वो बहुत डार्क से कहीं ना कहीं अफ्रीकन कल्चर का वो रिफ्लेक्शन है। तो क्या वो अपने कलर को लेके थोड़ा भी मतलब उसको एहसास है कि वो कैसा है, और वो मतलब अकॉर्डिंग टू पोर्शिया हाउ शी इज, और उसका कलर कितना डार्क है। एंड अ लिटिल एपोलोजेटिक अबाउट इट, क्या वो अपनी कलर से, अपनी कंडीशन से थोड़ा भी उसको फिक्रमंद है, क्या उसको थोड़ा सा खेद है इस चीज़ के लिए? व्हाट वर्ड सपोर्ट योर आंसर? आपके वर्ड्स इस आंसर को कैसे सपोर्ट करते हैं ये आपको बताना है। हाउ डज पोर्शिया रिस्पॉन्ड टू दैट फीलिंग ऑफ हिज, ठीक है। उनकी फीलिंग्स को लेके पोर्शिया का रिस्पॉन्स क्या आता हो, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए क्या करें कि द प्रिंस इज इंडीड अ लिटिल apologetic about his skin color and ventures to persuade Portia to not dislike him because of it, ठीक है। उसको कहने के लगता है कि उसके कलर उसके स्किन और उसके व्यंजन, उसकी बहादुरी को लेके कहीं ना कहीं पोर्शिया जो है वो डिसलाइक नहीं करेगी उसको, बिकॉज ऑफ इट्स। एंड ऑल दो ही वुडंट चेंज हिज स्किन कलर बिकॉज ही
It frightens even the valiant. He would change it and if he could win over पोर्शिया, ठीक है, उनको नहीं लगता है कि उसको ऐसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इसी शक्ल इसी सूरत और बहुत ही सारी बहादुरी से युद्ध उन्होंने लड़ा है, तो वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है, उनकी ये सोच है. बट पोर्शिया on her part assured him that she was not biased against him due to his color, and that if her father had not restricted her choice in the matter, he would have fair a chance to as a fair skinned suitor. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे से वो साफ कर देती हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक फेयर स्किन्ड सूटर को चूज करती, ठीक है. ही वुड हैव सॉरी, ये क्या करेगी, ऑन हर पार्ट assured him that she was not biased against him, ठीक है, वो उनके अगेंस्ट नहीं है, उनके कलर रेस और इन कल्चर और उस कलर से अगेंस्ट नहीं है. And that if her father had not restricted her choice in the matter, ठीक है, वो ऐसा विल नहीं होता तो he would have as fair a chance as fair skinned color, उनके पास ऐसा चांस होता कि वो कोई फेयर स्किन कलर को चूज करती. द वर्ड mislike me not for my complexion, कहता है कि मुझे मिसलाइक मत करिएगा मेरे कॉम्प्लेक्शन का, मेरा जो कलर है उस वजह से मुझे डिसलाइक मत करिएगा. एंड द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बार्स मी द राइट वॉलेंट्री चूजिंग शो दिस. ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन्स है, कहीं ना कहीं इन एक्सप्लेनेशन को बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द प्रिंस ऑफ मोरक्को नेवरदलेस प्राउड ऑफ हिज ब्रेव डीड्स एंड वेल मैनर्ड टू हिज स्पीच, व्हाट मेक्स यू से सो. यस, Prince of Morocco is a courteous of his speech, respectfully dismisses himself when he makes the wrong choice. So he is well mannered, that is, he also proud of his brave deeds, is evident in the words in which he describes the achievements of his scimitar, which was slain the Sopsi and a Persian prince and won 3 fields of Sultan Solomon, and claims to be capable of doing many brave things to win her over. Question 3. Look at the Prince of Morocco's reaction to the inscription on the caskets. What do you think of the way he dismisses lit as dull and draws not worthy of a golden minded? The Prince of Morocco is certainly unwise and hasty in dismissing the lead casket due to the low value of lead, and possibly it's in unattractive color, calling it too worthless for a golden mind to stoop it. He is certainly judging by color now. ठीक है, वो कलर के थ्रू गोल्ड कास्केट को चूज करता है, लेट को ध्यान ही नहीं देता क्योंकि उसका खुद का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं है. तो ये थोड़ा सा ना डिसाइड करने में, बड़ा डिसीजन लेने में बहुत ही जल्दीबाजी करता है. तो उसको लगता है कि पोर्शिया बड़ी सुंदर है, अच्छी है, तो ज़रूर इसकी जो पोर्ट्रेट है वो किस में रखी होगी, वो गोल्ड के ही कास्केट में रखी होगी. दैट इज़ व्हाई ही वाज चोजन द गोल्ड कास्केट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. How does the Prince of Arrogant let Portia know that he is aware of the rules? What are the rules and how did he get to know what Portia's response to Arrogant's statement? Prince of Arrogant lets Portia know that he is aware of the rules by mentioning the 3 rules. The rules are to never reveal to anyone what choice the suitor made. 3 रूल्स के बारे में बताते हैं कि किसी भी हालत में आपको रिवील नहीं करना है कि आपने किस कास्केट को चूज किया है. दूसरा, टू लीव पोर्शियास परमिशन प्रीमिसेस एंड बेलमाउंट ऑनरेबली इमीडिएटली. और गलत को मतलब 3 रूल्स क्या हैं कि अगर गलत कास्केट को चूज किया तो उन बेलमाउंट से उनको ऑनरेबली वहाँ से इमीडिएटली छोड़ के चले जाना है. नेवर इवन attempt to marry another woman, और दोबारा शादी नहीं करनी है. Portia replies that every suitor who comes to try this hand at winning has to abide these rules. ये 3 रूल्स उनको मानने हैं, किसी भी सूटर को. Question number 5. What is Arrogant's response to the inscription on the gold casket? What do you think? He is something of a snob. ठीक है. Yes, Arrogant does show
condensation towards the golden casket, declaring that it is the choice of the masses to which he doesn't belong. Question number 6. Think of Bassanius' long speech rejecting the gold casket. Is his strong disapproval of pretended and falsehood in society sincere and apt of a situation? What it is somewhat dramatic and overdone as true for an audience. See how he then goes on to choose on the lead casket with a large-hearted expression like "Thou merged let, and thy peerless moves me more than equivalence." So his reaction to the gold casket is certainly dramatic, but not too overdone because it is just an explanation of why he thinks it's not the right casket. He is large-hearted. Expressions are the best or the last as indicator of his gold his good intentions and superior wisdom as compared to that of his early suitors. Question 7. Which of these adjectives would do you choose to describe Arsenio? पहला straightforward, clever and showy. तो clever and showy जो है वो Arsenio के लिए आप चूज कर सकते हैं. Do you think Portia was equally impartial with all three suitors, or she did in her mind favor one of them? What's the Portia answer? Portia wasn't entirely impartial with all the three suitors and wanted Vaswani to make her right choice. Uh, this ऐसा कुछ भी नहीं था पोर्शिया के साथ. This is evident from how she urged Vaswani to take his time to think about the casket and her expression of anxiety over their separation should he make the wrong choice. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने कंप्लीट किया. अप्रिशिएटिंग टेक्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं. रीड दिस लाइन. Some there be that shadows kiss such have but a shadow place. ठीक है. तो ये है. The playwright says that there are people who kiss love their own shadow. This is his way of describing people who are vain and proud. According to him, such vain people shall receive only a shadow of joy, meaning only an illusion of happiness and not the real thing. ये सब उन सूटर्स पे बेस्ड है. ठीक है. Shakespeare's writing are rich in such usual dramatic comparisons. Understanding them in the key to unlocking the meaning of his words. Here are more कंपैरिजन फ्रॉम द टेक्स्ट. चलिए देखते हो उनको टेक्स्ट में कि इन टेक्स्ट का मतलब क्या है. द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी. द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी इसका देखिए मेरे भाग्य की लॉटरी. कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने बोला कि मैम थोड़ा सा मुझे इनकी कम्प्लेक्शन की जो कंपैरिजन है उसकी हिंदी बताइए. तो दैट इज वाई. ठीक है. गिल्डेड टॉम्स डू नॉट वॉर्म्स इन फोल्ड. सोने का चढ़ा पानी कब्र कीड़े. इसका मतलब ये है कि गिल्डेड टॉम्स. ठीक है. गिल्डेड टॉम्स का मतलब क्या है कि सोने लाइक गोल्डन टॉम्स डू वॉर्म्स इन फोल्ड्स. अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मतलब हर चमकती चीज़ कैसे सोना नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ऊपर से चमक रही हो उसके कब्र में मतलब अंदर भी ऐसा ही कुछ हो जबकि अंदर उसमें क्या पड़े होते हैं. कीड़े पड़े होते हैं. वॉर्म्स इन फोल्ड. ठीक है. वो लिपटी हुई होती है. ठीक है. दस हैथ द कैंडल्स इन द मौत. अब देखिए क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार मोमबत्ती ने पतंगे को गा दिया. ऐसा कुछ हिंदी ऐसा नहीं है. देखिए अब इसका मतलब क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. दस ओमोनेंट इज बट द गिल्डेड शोर टू मोस्ट डेंजरस. क्या कह रहे हैं. इस प्रकार से शास्त्र का अत्यंत खतरनाक समुद्र का छल किनारा मात्र. कह रहे हैं कि जो समुद्र का किनारा है. ठीक है. वो आगे से देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आपको नहीं पता है कि ये जो शोर है जब आप इस शोर को टच करते हैं ये शोर जब अंदर जाती है तभी आपको बताती है कि किस तरह का डेंजरस चीज़ें आपको अंदर मिलने वाली हैं. तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करती हैं. वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी. Portia, the wealthy heiress of Belmont, laments about her father's will, which states that she cannot choose her own husband.
अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती उस विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। शी कैन मैरी द ओनली द मैन हु चूजेस द राइस कास्केट फ्रॉम थ्री, अभी मैंने बताया, वन ऑफ थ्री कास्केट कंटेन हर पोर्ट्रेट एंड दैट इज द लकी कास्केट, द कास्केट चॉइस इज सिनोनिम ऑफ द लॉटरी ऑफ हर फेट। तो द लॉटरी ऑफ माई कास्केट कहीं ना कहीं पोर्शिया के लिए था, ठीक है। वही जो लॉटरी होगी वही उसकी डेस्टिनी होगी, ठीक है। दूसरा है गिल्डन टॉम्स डू वॉर्म्स एंड फोल्ड। अब ये प्रिंस ऑफ मोरक्को की तरफ इशारा करता है कि इज वन अ लॉन्ग लाइन शूटर हु वेट्स टू विन पोर्शियाज हैंड इन मैरिज, he decided that Portia would not in the picture of anything than a gold casket। वो ये सोचता है और ये डिसाइड करता है कि उसकी पिक्चर इन दोनों में नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड तो सबसे महंगा होता है और इतनी बड़ी जो प्रिंसेस है उसका जो पिक्चर हो, ठीक है, तो उसका जो पिक्चर होगा वो गोल्ड के कास्केट में होगा। एज ही अनलॉक्स इट ही इज डिसमेड टू फाइंड अ पिक्चर, एक पिक्चर को मिलता है नॉट ऑफ पोर्शिया, वो पिक्चर पोर्शिया का नहीं होता है बट ऑफ डेथ, ठीक है। खोपड़ी जैसा होता है विद मैसेज, मैसेज लिखा होता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। उसको उस जो भी उस पिक्चर होता है, एक मौत का पिक्चर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, खोपड़ी होता है कि जो भी चीज़ें चमकती हैं वो सोना नहीं हो सकती हैं। ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि many a man in his life has sold but my outside to behold, gilded tombs do worms unfold. The playwright here is trying to repeat the fact that a book cannot be judged by its cover, ठीक है। उसके कवर से उस बुक को जज नहीं किया जा सकता। जस्ट बिकॉज इट इज पोर्शिया वन कैनॉट एज्यूम दैट हर पोर्ट्रेट विल बी इन गोल्ड कास्केट, टॉम्स गिल्डेड विद गोल्ड दैट ऑल्सो बी इवेंचुअली इन्फेस्टेड विद वॉर्म्स, कीड़े हो सकते हैं उसमें। Thus hath the candle sings the moth. Moths are attracted by lights। कीड़े जो होते हैं, आप जब भी देखते हैं, जो दिवाली के टाइम आपने देखा होगा कि जब लाइट जलती है तो बहुत सारी जो फितिंगियाँ होती हैं ना आपकी दीवार पे उस लाइट के आसपास आके अपने आप आ जाते हैं, यही मैसेज फ्रॉम द कैंडल, ठीक है। उससे अट्रैक्ट होते हैं, उस कैंडल से, उस लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। बट बीइंग अट्रैक्टेड टू ओपन फायर कैन cause the moth to get born if it too close। लेकिन उन फितिंगियों को नहीं पता होता है कि वो बहुत करीब जाएंगे तो उस कैंडल से वो जल भी सकते हैं, मतलब खतरा हो सकता है, ठीक है। पोर्शिया कंपेयर्स हर डेस्परेट शूटर विद द मोथ्स, उनसे वो कंपेयर करती है हु कम टू क्लोज टू मैरी हर बट एंड अप चूजिंग द रॉन्ग कार्ड, ठीक है। आते तो हैं वो बहुत दूर से शादी करने, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि रॉन्ग कास्टेड को चूज करने पे वो यद्यपि सारे जो अपॉर्चुनिटी है वो खो देते हैं, ठीक है। The fourth, thus ornament is what the gilded show to the most dangerously. But she believed that outward appearance can be deceiving as he mulls over which just to choose। ठीक है, समुद्र का किनारा तो आउटर अपीयरेंस है ना, तो वो अट्रैक्ट करता है कि ये बड़ा अच्छा है, इसके अंदर घुस जाओ, ठीक है। लेकिन वो किस डेंजरस की तरफ जाता है ये आपको नहीं पता, तो जो डिसीजन होना चाहिए वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए। द आउटवर्ड ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर्स टू अ ब्यूटीफुल श्योर दैट लेट्स टू अ डेंजरस ओशन। तो ये मतलब था, ठीक है। अभी ग्रामर के पार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे नरेशन है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। He thought to himself that this was the best holiday he had ever had. Rekha requested me to tell Rohan that she would pick him up from the bus terminus. ठीक है, third है Koyal asked Kapil, the minister promised that, she said to me, the co said to me। फिर है Shamim said to us, please adopt animals from shelter। Sudit said it has been raining the whole week here। ठीक है, बी को देखते हैं ग्रैबन फन, आपने खुद ही ट्राई करना है। सी में आ जाइए, रीराइट दिस सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड, जैसा लिखा है उसमें आपको वो ये करना है, ठीक है, कि ये डायरेक्टेड चूज लिखा है इसमें आपको करना है। आंसर पे आ जाते हैं। पहला है इट इज़ वेरी कोल्ड हाउ इज जॉयफुल इट इज़ वन द दैट ही वन द मैच देन एवरीवन। बेटा प्लीज़ आप देखिए, ठीक है। शी ऑलवेज अर्ली ऑन टाइम। वर्ड सिम यूज में आ जाए, दिस इज द आंसर। आई विल स्क्रॉल द स्क्रीन, माय बेबी इज अप नाउ, सो मैं आपको ये स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप ये देख लीजिए।
ओके, राइटिंग स्किल है बच्चों, राइटिंग स्किल आपने खुद ही ट्राई करनी है। और इसके साथ ही क्लास 8 के सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया बच्चों। आई होप दिस वीडियो एंड ऑल द सॉल्यूशंस विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे आपको फिनिश करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट क्लास के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।